चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। पर खर्चा? सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई। पर खर्चा? बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। पर खर्चा? अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं सबिहा। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए प्रदेश में एसओपी जारी। स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन समेत चेक पोस्ट पर होगी सैंपलिंग। सीएम धामी ने दिए कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। प्रदेश की हर विधानसभा का दौरा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। बोले, भाजपा की जनविरोधी नीतियों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। – 2022 की बिसात के लिए गंगोत्री सीट पर मचा घमासान। कांग्रेस और बीजेपी में माना जा रहा सीधा मुकाबला। कर्नल कोटियाल भी दम दिखाने को हैं तैयार। और हरिद्वार जिले में 40 परिवारों को 10 सालों से नहीं मिला मतदान करने का अधिकार। विधायकों से लेकर मंत्रियों तक लगा चुके हैं गुहार। अपने अधिकार से आज भी वंचित है लोग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून में प्रस्तावित दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर शासन प्रशासन तैयारियों में जुटा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज परेड ग्राउंड पहुंचे और परेड ग्राउंड का उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को वक्त से व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी आर राजेश कुमार भी मौजूद रहे। सारी तैयारियां हमारी चल रही है और लगभग परेड ग्राउंड पूरी तरह से तैयार हो गया है। 4 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी यहां से विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में उत्साह है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का यहां से लगाव सभी लोग जानते हैं। उनका विशेष लगाव उत्तराखंड के साथ है और उत्तराखंड के लोगों का भी उनके साथ विशेष लगाव है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हो गई। लाखों लोग इस जनसभा में वहां पहुंचेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास पर जाकर उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सैन्य धाम के लिए शहीद चित्रेश बिष्ट के आंगन की पवित्र मिट्टी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के लिए शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट और उत्तराखंड के सभी शहीदों पर उन्हें गर्व है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। सभी शहीद सैनिकों के आंगन की पवित्र मिट्टी सैन्य धाम में लाई जा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिनकी कल्पना के अनुसार उन्होंने उत्तराखंड को 5वां धाम सैन्य धाम घोषित किया है, तो उस सैन्य धाम के लिए पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शहीद हैं, सभी शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी वहाँ लाकर उसको सैन्य धाम के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। उनकी स्मृति में वहाँ पर रखा जाएगा। आज मेजर चित्रेश बिष्ट उनके परिवार से उनके आंगन की मिट्टी भी उस सैन्य धाम के लिए जा रही है। आज हम मेजर चित्रेश बिष्ट का जो बलिदान है उसको नमन करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ही उनका जन्म दिवस भी है। इस जन्म दिवस के दिन मैं अपनी तरफ से बहुत उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। चंपावत में शहीद सम्मान यात्रा में 57 शहीद सैनिकों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर साथ ही तामपत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कि हम किसी सैनिक को वापस नहीं आ सकते, लेकिन उसके सम्मान करना, उसकी यादों को जिंदा रखना, उसके परिवार की चिंता करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इनके सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम हम देहरादून के गुनियाल गांव में बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने संकल्प लिया है। 1734 शहीद परिवारों से हमने पूरे प्रदेश में संपर्क किया है। उस घर की पवित्र मिट्टी को एक कलश में लेकर हम यहाँ पर जा रहे हैं और 13 तारीख को उस पवित्र मिट्टी से उसका भूमि पूजन होगा, उसका वहाँ से उसकी शुरुआत होगी और ये उन शहीदों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को देहरादून में विश्व एड्स दिवस के मौके पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान ऐसे लोगों के प्रति जागरूक
किया गया जिन्हें एड्स की बीमारी होती है और लोग इस बीमारी को छुआछूत की बीमारी समझने लगते हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में एड्स के मरीजों को लेकर बेहतर इलाज की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि राज्य में आयुष्मान योजना का कार्ड बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। और एड्स के जितने भी हमारे इस प्रकार के जो भी केस हैं, मरीज हैं, अगर वो कहीं आते हैं तो उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो, उनके साथ हमारा अच्छा व्यवहार हो, किसी प्रकार का संकोच न हो, उसके लिए उन सभी को प्रोत्साहित किया। और साथ में आयुष्मान भारत योजना जो विश्व की आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की है, उस योजना के तहत हम लोगों ने यहाँ पर उत्तराखंड में एक तो सबसे पहले काम किया है कि अब इस योजना का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। और इसके साथ साथ परिवार रजिस्टर में जिनका नाम अंकित होगा वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, जिनके पास वोटर आईडी होगी वो भी अपना बना सकते हैं, राशन कार्ड होगा उससे भी जो है वो अपना कार्ड बना सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। हमने इसके लिए अस्पतालों को भी, अपने स्वास्थ्य विभाग के लोगों को भी, प्रशासन के लोगों को भी, सभी से कहा है कि जिसके पास भी आयुष्मान योजना का कार्ड होगा उसको इस योजना का लाभ यथाशीघ्र दिलाया जाए, उनकी मदद की जाए। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को भंग कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक तरफ राज्य में बड़े सियासी मसले को ठंडा कर दिया है, वहीं विपक्ष के लिए भी मुद्दों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि इस फैसले के बाद एक बात तो तय हो गई है कि सीएम धामी फिलहाल बीजेपी के लिए मिस्टर डैमेज कंट्रोल साबित हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। सीएम धामी बने मिस्टर डैमेज कंट्रोल। पुरानी सरकारों के फैसले को पलटते दिखे सीएम धामी। चुनावी राह के कांटे निकालने की कवायद। क्या इतिहास रचेंगे धामी? उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में मुख्यमंत्रियों का बदला जाना अब कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपनी ही पार्टी की सरकार के फैसलों को ताल ठोक कर पलटना नई बात जरूर है। पुष्कर सिंह धामी फिलहाल कुछ ऐसा ही करते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में देवस्थानम बोर्ड का फैसला पलटने के बाद ये साफ हो गया है कि बीजेपी ने 2022 की चुनावी राह में आ रहे कांटों को निकालने का जिम्मा सीएम धामी को दे रखा है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का फैसला जितना अहम रहा, उससे भी अधिक अहम सीएम धामी की बॉडी लैंग्वेज मानी जा सकती है। देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान करते समय सीएम धामी लगातार सीधा ठोक कर ये कहते रहे कि ये फैसला मेरा है, मैंने लिया है। मानो सीएम धामी ये बता देना चाहते थे कि अब वो सियासत की बिसात पर बहस अदने से प्यादे नहीं बल्कि बाजी पलटने की हैसियत रखने वाले बन चुके हैं। नहीं, हम अच्छी व्यवस्था बनाएंगे। मैंने कहा कि सभी का सहयोग लेकर अच्छी व्यवस्था बनाएंगे, निकट भविष्य में अच्छा करेंगे। और मेरा आपसे फिर कहना है कि मैं मुख्य सेवक हूं, मैंने फैसला लिया है राज्य के हित में। बीजेपी के लिए पुष्कर सिंह धामी के रूप में मिस्टर डैमेज कंट्रोल की तलाश भी अब पूरी हो चली लगती है। अपने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्रियों के विवादित फैसलों को बदलकर सीएम धामी जहां पार्टी को मजबूत करने की कोशिश में है, तो वहीं विधानसभा चुनावों में विपक्ष के हाथों से मुद्दा छीन भी रहे हैं। शायद बीजेपी ऐसी ही कवायद के सहारे फिर से सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। हालांकि उत्तराखंड की सियासत का एक सच ये भी है कि लगातार 2 बार किसी भी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कोविड सैंपलिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। रोजाना कम से कम 25,000 टेस्टिंग कराने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। सीएम 1 हफ्ते बाद फिर से कोविड के हालातों पर समीक्षा बैठक करेंगे। हमने अभी इसकी समीक्षा करी थी और हम अभी इस पर टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 25,000 की रोज की टेस्टिंग करें। हम जो रैंडम टेस्ट है वो शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने 1 हफ्ते का समय लिया है। 1 हफ्ते के अंदर हम पुनः इसकी समीक्षा करेंगे और कहीं पर भी कोई कमी होगी तो किसी प्रकार से भी जान माल के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। हर प्रकार से उसको सख्ती की जाएगी और जो जरूरी काम हो किए जाएंगे। उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। इस वेरिएंट की जांच के लिए दून मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग का सहारा लिया जा रहा है। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पंकज पांडे ने कहा कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में कोविड के नए वेरिएंट की एंट्री जब तक बाहर से नहीं होगी तब तक यहाँ कोई खतरा नहीं है। क्योंकि WHO ने एक नोटिफाई किया है एक नया वेरिएंट, तो उसको लेके सतर्कता बढ़ती जा रही है। हम लोग जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको रैंडम आधार पर टेस्टिंग कर रहे हैं। सारे बॉर्डर्स पे, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, सब जगह टेस्टिंग चालू करी हमने। इसके अलावा हमने सबसे पहले शुरुआत करी कि पुलिस वाले और जितने फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, ये जानने के लिए कहीं
समाज में कहीं पे ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं, क्योंकि वो लोग लगातार पब्लिक से मिलते रहते हैं, उनकी भी टेस्टिंग कर रहे हैं टू बिगिन विद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि 25,000 टेस्टिंग पर डे होनी चाहिए मिनिमम, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी पॉजिटिव सैंपल्स आ रहे हैं, जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके सैंपल्स हम लोग जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भी भेज रहे हैं, जिससे हमको ये मालूम चल सके कि कौन सा वेरिएंट है जो उत्तराखंड में फैल रहा है या किसकी वजह से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। वहीं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ती जाने लगी है। बाहरी प्रदेशों से आने वाले यात्रियों को कोविड टेस्ट या निगेटिव रिपोर्ट देखकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अंशुल सिंह का कहना है कि शासन से मिली गाइडलाइन के मुताबिक काम किया जा रहा है। हमारे उत्तराखंड सरकार की वीसी हुई सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, जिसके उपरांत जिलाधिकारी ने आज शाम को 5 बजे मीटिंग रखी है। मोस्ट प्रॉब्ली वी विल बी टारगेटिंग, इसमें टारगेटेड वे से हम करेंगे। स्पेसिफिक जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनकी हम सैम्पलिंग कराएंगे और इसमें चेक करेंगे। स्पेसिफिकली बॉर्डर्स पे जैसे आते हैं तो कोशिश करेंगे कि उनके पास कोविड हमारा सर्टिफिकेट हो, कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हो, और अगर यदि उनके पास कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर वो वहाँ वैक्सीन करवाएं। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 8,500 पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट कराए गए, जिसमें से 20 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद डीजीपी ने सभी पुलिसकर्मियों को टेस्ट करने के आदेश दिए थे। देखिए, पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देशों के क्रम में सभी पुलिसकर्मियों की जो है कोविड टेस्टिंग करवाई जा रही है। आज जो है आज तक 8,500 पुलिसकर्मी जो हैं वो विभिन्न जो हमारे जनपद और यूनिट्स में हैं उनकी टेस्टिंग की जा चुकी है, जिसमें से लगभग 20 कर्मी जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं और मैक्सिमम कर्मी जो हैं वो पौड़ी जनपद और हरिद्वार से हैं और आगे भी अभी जो है टेस्टिंग की कार्रवाई जारी है। कार्यक्रम में जनेऊ दिखाने के बाद जहां एक तरफ सीएम धामी पर धर्म की सियासत करने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं अब सीएम धामी ने एक बार फिर अपने विरोधियों पर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि जो लोग जनेऊ नहीं पहनते उन्हें जनेऊ दिखाया जाना खराब लग रहा है। मैं जनेऊ पहनता हूं, मैंने जनेऊ इसलिए दिखाया। मैं उनकी बात कर रहा था जो जनेऊ नहीं पहनते हैं वो भी जनेऊ पहनने के लिए मजबूर है। मोदी जी ने जब से धर्म की बात की है, मोदी जी ने जब से जो है आस्था की बात की है, देश के अंदर मंदिरों की बात की है, हम लोगों ने बात की है, तो वो सब मजबूर हो रहे हैं। मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं इस पे कोई सियासत कर रहा हूँ। मैंने उस दिन कार्यक्रम में ये कहा था कि मैं जैसे जनेऊ पहनता हूँ तो बचपन से पहनता हूँ, जब से मेरा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, मैं एक हिंदू परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो मेरे धर्म में है कि जनेऊ पहनना है, तो मैंने जनेऊ दिखाया, उसमें कौन सी कमी है। उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत 1 महीने के भीतर राज्य की सभी विधानसभाओं में दौरा करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हर विधानसभा में जाकर वो केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं को जनता के बीच रखेंगे और अभियान का लक्ष्य उत्तराखंडियत की रक्षा है। आगे के लिए हमारा मुद्दा उत्तराखंडियत है। उत्तराखंडियत से जुड़े हुए सवाल हैं, जिन सवालों की अवहेलना के लोगों ने की है उनको हम स्पष्ट तौर पर चिन्हित करेंगे और हम लोगों से कहेंगे, एक तरफ ये हैं जिन्होंने ये उत्तराखंडियत के इशू हैं, उससे जुड़े हुए इशू हैं, उसको सिग्निफाई करने वाले इशू हैं, और इन इश्यूज के विरोध में जो ताकतें खड़ी हैं आप इनको पहचानिए और इनका विरोध करिए। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने देहरादून में विधानसभा सत्र कराने को लेकर धामी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भराड़ीसैंण में सत्र कराने से सरकार को ठंड लग रही है और इसी वजह से सरकार वहां सत्र नहीं कराना चाहती, लेकिन गैरसैंण में सत्र न कराकर सरकार गैरसैंण का अपमान कर रही है। तो यदि ठंड है तो हिमालयी राज्य के इतने बड़े भूभाग के लोग कैसे उन एरियाज में रह रहे हैं? आप कैसे उन सबका अपमान कर सकते हैं जो ठंड से संघर्ष करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं? तो ये सवाल इसमें प्रीतम सिंह जी का या गोदियाल जी का उनका नहीं आता है। सवाल ये आता है कि तुमने जो बात तय कर दी थी, सरकार ने एक निर्णय किया और वो निर्णय सार्वजनिक किया गया, आप ही लोगों ने छापा, आप ही लोगों ने प्रचारित किया और उसके अनुसार हमने गैरसैंण में विरोध स्वरूप जो है गैरसैंण में जनता के सवालों को लेकर के प्रदर्शन की घोषणा भी कर दी, सब कर दी। अब देहरादून आने का कारण क्या है और वो कारण जो कहा जा रहा है ठंड बताई जा रही है, हमने कहा ये अपमान है।
गंगोत्री सीट से जुड़े मिथक तो हम आपको दिखा ही चुके हैं कि गंगोत्री सीट से जो जीतता है सरकार उसी की पार्टी की बनती है। लेकिन आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको गंगोत्री सीट पर क्या कुछ सियासी समीकरण बदल रहे हैं वो दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। 2022 की बिसात के लिए क्या कुछ नए समीकरण उभर कर अब तक सामने आए हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 2022 की बिसात के लिए चुनावी ऐलान से पहले ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। गंगोत्री विधानसभा सीट को चुनाव में महत्वपूर्ण सीट इसलिए माना जाता है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार गंगोत्री सीट से जीतता है सरकार भी उसी पार्टी की ही बनती है। लेकिन आज हम आपको 2022 की बिसात के लिए गंगोत्री सीट से उभरकर सामने आ रहे राजनीतिक समीकरणों की सियासी पटकथा को दिखाएंगे। गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से खाली गंगोत्री सीट पर बीजेपी के लिए जिताऊ उम्मीदवार तलाशना आसान नहीं है। गंगोत्री विधानसभा सीट के 2017 के चुनावी इतिहास को देखा जाए तो 2017 में गंगोत्री सीट में कुल 46.15% वोट पड़े। 2017 में भाजपा से गोपाल सिंह रावत ने कांग्रेस के विजयपाल सिंह सजवाड़ को करीब 9,610 वोटों से हराया था। 2017 में भाजपा से बागी होकर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे सूरत राम नौटियाल को भी करीब 10,000 वोट मिले। हालांकि सूरत राम नौटियाल अब बीजेपी के हो गए हैं। इसके अलावा सूरत राम नौटियाल चारधाम परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मिशन 2022 की बिसात में इस बार सियासी जमीन तलाशने मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी ने गंगोत्री सीट से सीएम फेस के उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया है, जबकि कांग्रेस और भाजपा की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन गंगोत्री सीट पर कांग्रेस के विजयपाल सजवाड़ का अच्छा खासा दबदबा है, तो बीजेपी ने अभी इस सीट पर कुछ तय नहीं किया है। लेकिन सूरत राम नौटियाल गंगोत्री सीट से अपनी दावेदारी पेश कर जीत का दावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर सियासी पटकथा का विश्लेषण किया जाए तो कांग्रेस से विजयपाल सजवाड़ का गंगोत्री विधानसभा सीट से लड़ना तय है। आम आदमी पार्टी कर्नल कोठियाल को इस सीट पर चुनाव लड़ाने का ऐलान कर चुकी है, तो बीजेपी इस सीट पर अभी किसी का नाम फाइनल नहीं कर पाई है। लेकिन अगर सूरत राम नौटियाल को बीजेपी की तरफ से टिकट मिलता है तो चुनावी जंग दिलचस्प रहेगी। और सवाल आप उम्मीदवार कर्नल कोठियाल को लेकर भी है कि क्या वो गंगोत्री सीट पर जनता का भरोसा जीत पाएंगे या फिर मुकाबला हमेशा की तरह बीजेपी कांग्रेस के बीच ही होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 बेहद करीब है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा सीट पर भाजपा में बहारी बनाम स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा गर्म हो गया है। राजनीतिक दलों में कोई भी कार्यकर्ता किसी भी सीट से टिकट की दावेदारी कर सकता है और ये उसका अधिकार भी है। लेकिन लालकुआं विधानसभा सीट पर भाजपा में घमासान चल रहा है। इन दिनों लालकुआं विधानसभा सीट पर भाजपा में बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उठा हुआ है। ऐसे में इस सीट पर प्रत्याशी तय करने में पार्टी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लालकुआं विधानसभा सीट से नवीन दुबका भाजपा से वर्तमान में विधायक है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी ने भी लालकुआं से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। लेकिन पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी की दावेदारी से नवीन दुबका नाखुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावेदारों को बाहरी करार दिया है। जो विधानसभा के अंदर के लोग टिकट मांगते हैं उनका स्वाभाविक अधिकार है, क्योंकि पार्टी की निश्चित प्रक्रिया है। समय के साथ नेतृत्व बदलता है, समय के साथ बहुत कुछ नए लोग तैयार होते हैं, नए लोगों को अवसर मिलता है, स्वाभाविक प्रक्रिया। बाकी जो बाहर के प्रत्याशी हैं उनको अपना जहाँ रहते हैं वहाँ के विषय में सोचना चाहिए। वहीं लालकुआं विधानसभा सीट से भाजपा के दूसरे उम्मीदवार पूर्व राज्य मंत्री हेमंत द्विवेदी का कहना है कि पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता कहीं से भी अपनी दावेदारी कर सकता है। ये पार्टी का विषय है कि किस प्रत्याशी को कहां से टिकट दिया जाए। आज लोगों को जो है कि इन सब चीज़ों से ये जो जिस तरह की बातें आप कह रहे हैं कि कौन बाहर का, इस पूरे राज्य में, इस पूरे प्रदेश के अंदर आप देखते हैं कि इस छोटे से राज्य में जहाँ पर भी पार्टी जिसको जो तय करती है वो वहाँ से चुनाव लड़ता है। जिसको जहाँ पर पार्टी, ये पार्टी हाईकमान, पार्टी का एक केंद्रीय नेतृत्व, पार्टी का प्रदेश नेतृत्व तय करता है कि किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है, कौन कहाँ पर, क्योंकि हम सब एक राष्ट्रीय विचारधारा, राष्ट्रीय पार्टी से जुड़े हुए हैं। लालकुआं विधानसभा सीट से भाजपा किसे टिकट देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
फिलहाल लालकुआ विधायक नवीन दुमका ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को बाहरी बताकर पार्टी को टिकट पर विचार करने के लिए एक नया मुद्दा दे दिया है। जब तक टिकट फाइनल नहीं होगा तब तक इस सीट पर बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा छाया रहेगा। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रशासन की लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा पिछले 10 सालों से 40 परिवारों को उठाना पड़ रहा है। हरिद्वार जिले का एक ऐसा गांव जहां के 40 परिवारों का नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले लगभग 10 सालों से प्रशासन की लापरवाही के चलते 40 परिवारों को मतदान करने का अधिकार नहीं मिला है। आला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके 170 लोगों को मतदाता नहीं बनाया गया। ये मामला हरिद्वार जिले के गांव मुंडियाकी का है। बीते कई सालों से आसपास के गांव से आकर मुंडियाकी की गांव में एक ही साथ 40 परिवारों को उत्तराखंड सरकार ने राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली का कनेक्शन और जमीन दस्तावेज तो मुहैया करा दिए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के चलते चुनाव में मतदान करने का अधिकार आज तक नहीं मिला है। हम यहाँ पे हरिद्वार जिले के उत्तराखंड के एक छोटे से गांव मुंडियाकी में रह रहे हैं और 9 साल हो गए। अब तक मैंने 17 ईयर से मैं यहाँ पे आया हूँ मुंडियाकी में आकर एक भी बार मैंने वोट नहीं डाल के देखी। 24 साल का हो गया हूँ मैं और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं पे कर चुका हूँ। 10th करके वहाँ से आया था और 12th की, 11th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब तक एक भी बार वोट गिर के नहीं देखा कि वोट कैसे डलती है। इन 40 परिवारों में लगभग 170 मतदाता है, लेकिन अभी तक उन्हें मतदान करने से वंचित रखा गया है। विधायक से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगा चुके लोगों को अभी तक मतदान पहचान पत्र भी नहीं मिला है। सालों से लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों में चक्कर काटने पर मजबूर लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में ये सभी लोग पढ़ाई के लिए बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाने के साथ ही कई योजनाओं से भी वंचित है। इस स्थिति में विभागीय अधिकारियों की बड़ी लापरवाही उजागर होती है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का अब कहना है कि संज्ञान में आने के बाद अब मतदाता लिस्ट बनाने के आदेश दे दिए गए हैं। उसमें उनके फॉर्म 6 एक्चुअली आज कल 2-3 दिन से इसी पे डिस्कशन चल रहा था कि उनका एक्चुअली थोड़ा इशू ये था, कॉम्प्लेक्स इशू था। जो कार्ड्स बने हुए थे, जो उनका वो बना हुआ था, वो तो उनका किसी और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में था। एक्चुअल ग्राउंड सिचुएशन कुछ और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी। ये हमेशा ऐसे बॉर्डर विलेजेस आते हैं, वहाँ इशू आते हैं। खैर उन लोगों से भी हमारी बात हो गई थी और जो वहाँ के हमारे BLO सुपरवाइजर है, BLOs को भी बन गया। उनका आज कार्ड की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बन जाएगी। ये झबरेड़ा और मंगलौर की सीमा में निवास करते हैं। इनके राशन कार्ड जो अन्य डॉक्यूमेंट है वो झबरेड़ा में है, लेकिन ये कोई इशू नहीं होना चाहिए। कम से कम ये तो आवश्यक होना चाहिए कि उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। फॉर्म 6 के तहत उन्हें अपना दावा पेश करके उनका नाम मतदाता सूची में आना चाहिए और ये आज उनके फॉर्म 6 भरवा लिए गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि वो किस विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता। जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, तो वहीं सरकार भी करोड़ों रुपए खर्च कर मत बनवाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही सरकारी कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा करती है। टाइम टीवी के लिए रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। रुड़की में केजरीवाल सरकार के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन 3 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। ऐसे में आप कार्यकर्ता कैबिनेट मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रभारी शादाब आलम ने बताया कि कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन कार्यक्रम में तकरीबन 150 लोगों को आप पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। इमरान हुसैन साहब 3 तारीख को तशरीफ ला रहे हैं पीरान कलिया। वो यहाँ पर सबसे पहले जियारत करेंगे साबिर पाक के यहाँ पर दरबार पर। उसके बाद 1-2 ज्वाइनिंग है विधानसभा के अंदर। उसके बाद हमारे मुस्तफाबाद मरहूबपुर साइड में हमने एक जनसभा का आयोजन किया है, वहाँ पे वो जनसभा को संबोधित करेंगे। देहरादून में हाउस टैक्स जमा करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब 31 दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा कराया जा सकता है। फिलहाल हाउस टैक्स जमा कराने में 20% की छूट दी जा रही है। हाउस टैक्स पर जो रिबेट दी जाती है उसको 1 माह के लिए और अभी बढ़ाया गया है, तो ये दिसंबर के अंत तक समय है छूट का। और अभी आज के समय तक हमारा 20 करोड़ के लगभग कलेक्शन हो चुका है और उम्मीद है कि इस छूट का लाभ उठाते हुए हमारे शहर के नागरिक अपनी कर की देनदारियां अविलंब और पूरी कर देंगे
और जिससे नगर के विकास में भी पूरा सहयोग मिलेगा। लक्सर में आगामी चुनाव के लिए मतदाताओं के बीच जागरूकता लाने के मकसद से मतदाता जागरूकता अभियान रथ को रवाना किया गया। एसडीएम वैभव गुप्ता ने कहा कि ये जागरूकता रथ शहर और गांव-गांव में घूमकर लोगों को ईवीएम के बारे में जागरूक करेगा। लोगों को यही जागरूक किया जा रहा है कि वास्तव में जो कभी कभार ईवीएम को लेकर जो भ्रांतियाँ होती है लोगों में वो ना रहे। उनका जो वोट होता है जिसको कैंडिडेट को कास्ट करते हैं उसी को जाता है। तो उनकी जो भी 7 सेकंड के लिए जो वीवीपैट की पर्ची कटती है वो किस प्रकार से कटती है और क्या प्रक्रिया है वो पूरी उनको समझाई जाएगी ताकि वो अपना जो मतदान का जो अधिकार का प्रयोग है पूरे निष्पक्ष तरीके से कर सकें। खटीमा में 6 दिन पहले झनकैया पर गंगा स्नान मेले के दौरान नहर में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज दोपहर में हमारी टीमें लगातार लगी थी, एसडीआरएफ की टीम भी लगी थी, बाढ़ राहत वाली टीम लगी थी, दो बोटें चल रही थी। तो आज जो है एक युवक का शव जो है जहाँ पर डूबा था उससे करीब 2.5-3 किलोमीटर आगे बरामद हो गया है, जिसका पंचनामा भर के पोस्टमार्टम कार्रवाई। गदरपुर में पुलिस ने 2 मामलों का खुलासा किया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले लूट की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार चल रहे थे। उन आरोपियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस ने 315 बोरे का अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इसके साथ ही वाहन चोरी की घटना में पुलिस ने 3 आरोपियों को 10 चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। उसमें थाना पुलिस ने और एसओजी ने मिलकर काम किया है। इसमें हमारे जो एसपी काशीपुर हैं और सीओ बाजपुर इस दोनों की पर्यवेक्षण में निकट पर्यवेक्षण में ये इन्होंने काम किया है। इस घटना का सफल अनुमान कर लिया गया है। 3 अभियुक्त इसमें पकड़ लिए गए हैं और जो इस घटना में जो मोटरसाइकिल की लूट हुई थी वो बरामद कर ली गई है। जिस तमंचे के बल पर ये लूट की घटना की गई थी वो बरामद किया गया है। और अब बात करेंगे दीक्षांत समारोह की। आपको बता दें कि हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर विशिष्ट मुख्य अतिथि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रक्षा मंत्रालय भारत सरकार जनरल विपिन रावत मौजूद रहे। समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर योगेंद्र नारायण ने ऑनलाइन माध्यम से की। 9वें दीक्षांत समारोह में 147 पीएचडी, 10 एमफिल और 3659 स्नातकोत्तर उपाधियां दी गई। इसके अलावा विभिन्न विषयों में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को 59 स्वर्ण पदक और 10,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के लिए प्रदेश में एसओपी जारी। स्कूल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन समेत चेक पोस्ट पर होगी सैंपलिंग। सीएम धामी ने दिए कोविड टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश। प्रदेश की हर विधानसभा का दौरा करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। बोले भाजपा की जनविरोधी नीतियों को लेकर जाएंगे जनता के बीच। – 2022 की बिसात के लिए गंगोत्री सीट पर मचा घमासान। कांग्रेस और बीजेपी में माना जा रहा सीधा मुकाबला। कर्नल कोठियाल भी दम दिखाने को हैं तैयार। और हरिद्वार जिले में 40 परिवारों को 10 सालों से नहीं मिला मतदान करने का अधिकार। विधायकों से लेकर मंत्रियों तक लगा चुके हैं गुहार। अपने अधिकार से आज भी वंचित है लोग। किसका देखो तो बाबू? हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी हम 10 वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास। गंदे गंदे नटखट 10 गंदे गंदे नटखट आ रहे हैं दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। बड़ी याद आ रही है उसकी। और लंबा प्रोग्राम बनाया इस बार। हम आपके बच्चे को खूब बिगाड़ेंगे। मतलब उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। जितनी परेशानी दे सके देकर जाएंगे। खूब मस्ती करने आए। हम आ गए। अरे इसको तो 10 शुरू हो गए। दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना? और हाँ, साथ में जिंक भी देना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS है ना?